नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप त्रिपाठी आज आपके सामने मूल विधि के कुछ क्वेश्चनों को लेकर आया हूं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षाओं के मद्देनज़र इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, आज से हम लोग एक कार्यक्रम और शुरू कर रहे हैं जिसके तहत हम लोग जो है मूल विधि के जो क्वेश्चन होते हैं उनको जो इम्पॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए, किसके लिए, यूपीएसआई के लिए, जैसा आप देख रहे हैं यूपीएसआई के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसमें से कुछ क्वेश्चन के ढूंढ करके जो लगता है कि ये ठीक है और इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, वैसे क्वेश्चनों को लेके आएंगे और आपको उसके बारे में एक संपूर्ण हल उसका आसानी से और शॉर्ट में और जल्दी से बताएंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं दोस्तों क्या क्या ऐसे क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, हम लोग का ये बैच आने वाला है पेड कोर्स, इसको आप जरूर से देखिएगा और जिसको भी अच्छी तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है, क्योंकि हम लोग की जिद है कि हम लोग आपको सिलेक्शन दिलाएं, तो वो जो है इस कोर्स को ले सकते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ये बहुत सरल क्वेश्चन है लेकिन अक्सर बनता है। ये क्वेश्चन क्या है इसको देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन सा अपराध का एक तत्व नहीं है? क्या नहीं है? एलिमेंट नहीं है, तत्व नहीं है। तो ये जो है दोस्तों, इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है ये बताना है हमको। तो पहले एक बार समझ लीजिए कि एलिमेंट है क्या, तत्व कैसे होते हैं। आप लोग को मालूम भी हो सकता है, लेकिन मैं बता देता हूँ सरल भाषा में। देखिए, जब कोई अपराध होता है ना, तो अपराध शुरू कहां से होता है? तो अपराध शुरू होता है हमारी आईपीसी जो है, भारतीय दंड संहिता, जिसको आप कहते हैं आईपीसी कहते हैं, ठीक है। ये आईपीसी 1860 जिसको कहते हैं हम लोग, ये कहती है भारतीय दंड संहिता, ये कहती है कि अगर मन में दुराशय आ गया है, दुराशय का मतलब होता है गलत भावना आ गई है, अपराध करने की इच्छा प्रकट मन में आ गई है कि मैं ऐसा करूंगा, अपराध है वो जो आईपीसी में दिए गया है, ऐसे कोई बात अगर अपराध है तो उसको मान लेते हैं, यहां से क्या होता है, अपराध की शुरुआत हो जाती है। अब एक बात और आपको बता दूं, ये जो आईपीसी है ये ह्यूमन से ह्यूमन की बात करती है। ये मतलब कि जो है मनुष्य से मनुष्य पर लागू होती है, ये जानवर के प्रति करने वाले के लिए नहीं है कि उसके प्रति। अब आप कहेंगे कि इसमें तो कुछ प्रावधान जानवर के लिए भी है, जानवर के लिए कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन वहां पर बात कही गई है, अगर मेरा कोई पशु है, गाय है, आप उसकी हत्या कर दें, वो आप गाय को चुरा ले जाएं, तो सम्मिलित तो एलिमेंट हो गया, लेकिन आपने अपराध किसके प्रति किया? मेरे प्रति किया। तो इसीलिए आईपीसी पहली बात तो क्या करती है, मनुष्य पे लागू होती है, मनुष्य के प्रति लागू होती है। दूसरी बात कहते हैं, ये बात एक छोटी सी बात हो गई, इसके बाद कहते हैं कि अपराध के 4 तत्व होते हैं। कितने तत्व हैं? आईपीसी में अपराध के 4 तत्व हैं। मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता रहा हूं। अपराध के 4 तत्व में जो पहला तत्व है, पहला तत्व क्या होना आवश्यक है? ह्यूमन बीइंग, मानव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मानव होना चाहिए। एक बात, क्योंकि आईपीसी किस पे लागू होती है? मानव पे, मैंने बताया। दूसरा क्या लिखा? मेंसरिया का मतलब होता है आपराधिक मना स्थिति। क्या? दुराशय या आपराधिक मना स्थिति। मन की स्थिति आपराधिक होनी चाहिए, ठीक है। मना स्थिति कैसी होनी चाहिए? आपराधिक होनी चाहिए, मन में गलत अपराध करने के प्रति आना चाहिए। मैंने ऐसा आना चाहिए कि मुझे चोरी करनी है, मैंने सोच लिया कि अब चोरी करूंगा। किसके यहाँ से करूंगा? तो फलाना कोई आदमी, उसके यहाँ से वो चोरी करना है, मुझे पसंद आ गई, नहीं दिया उसने, मैं चोरी करूंगा। तो ये जैसे ही आया, ये क्या हुआ? ये भी एक अपराध आपने यहां से करने के लिए सोच लिया, विचार आ गया मन में। आईपीसी में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आपके इविल इंटेंशन होना। आईपीसी में एक सिद्धांत भी है, उस सिद्धांत का नाम है, ये मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा कार्य नहीं माना जाएगा। जब आप आईपीसी के 4थे चैप्टर को पढ़ते हैं, धारा 76 से 106 वाले में, तब आपको मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा? तब आपको मिलेगा ये वाला सिद्धांत पढ़ने को कि मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा कार्य नहीं है। जैसे ये इसलिए बनाया गया सिद्धांत क्योंकि कोई आदमी गन पॉइंट पे अगर काम करा ले, मान लीजिए कि आपका कोई बच्चा है, उसको कोई आदमी उठा ले, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर कोई उठा ले और आपने जो है, उसने जो है आपसे कहा कि अगर उस सामान, मतलब किसी का नाम लेके बताया कि उसके यहां से अगर तुम ये सामान नहीं चोरी करोगे तो तुम्हारे बच्चे को मैं मार दूंगा। आपकी मजबूरी है, आपकी इच्छा नहीं है ना, वहां पर आपकी इच्छा नहीं, लेकिन आपका बच्चा बच जाए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो चोरी करनी पड़ेगी। और आप वो चोरी जब करेंगे तो फिर जब आप वहां आएंगे प्रभाव में, तो तत्काल आप अपराधी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? उस समय तत्काल प्रभाव में हो सकता है अपराधी दिखे, लेकिन पीछे क्या है? आपकी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य आपका कार्य नहीं है। यानी वो बच्चे के लिए आपकी इच्छा नहीं थी, लेकिन उस बच्चे के लिए जाना पड़ा आपको क्योंकि आपका बच्चा है, ठीक है ना। तो ये चीज इस प्रकार से आईपीसी में एक सिद्धांत दिया है, ये जनरल एक्सप्लेनेशन वाले में
आगे आपको मिलेगा अपवाद जो दिए, एक्सेप्शन वाले, जनरल एक्सेप्शन, चौथा चैप्टर है आईपीसी का, इस चौथे चैप्टर में आपको मिलेगा, फोर्थ चैप्टर है, ठीक। लेकिन ये बात करते हैं तो पहला है मानव, ये होना जरूरी है अपराध के लिए कि अपराध के तत्वों में एलिमेंट क्या क्या है, तो पहला है मानव, दूसरा है मेंस रिया, क्या है, आपराधिक मन स्थिति, मन में आना चाहिए। अगर मन में नहीं आया और कोई घटना घटित हो गई तो माना जाता है कि मेरा मन अपराधी नहीं है इसलिए मैं अपराधी नहीं हूं, ठीक। तीसरा है एक्टस रिया, माने जो मन में सोचा हमने अपराध, अब उसको उसके लिए कुछ काम भी तो करो, कोई काम किया गया, तो जब उसके लिए कोई काम किया गया तो वो हो गया एक्टस रिया, ठीक। क्या कह देंगे उसको, एक्टस रिया या क्रिया, ठीक है, वो आपने की। लेकिन वो क्रिया कैसी होनी चाहिए, उससे किसी प्रकार का उससे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो उससे क्या होनी चाहिए, क्षति होनी चाहिए या हानि होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्षति या हानि होनी चाहिए। ये चौथा एलिमेंट है, क्या चीज, क्षति या हानि, ठीक है, ये चौथा एलिमेंट ये है। यहां पर लिखा है इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब होता है आशय, ठीक है। आशय क्या है, आशय जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है, दुराशय आता है। आशय माने सामान्य हो सकता है, क्या हो सकता है, सामान्य स्थिति में मेरा आशय है ऐसा करने का, तो वो चीज नहीं है यहाँ पर। ये क्या है, मेंस रिया, दुराशय, आशय दुराशय में अंतर होता है ना, तो दुराशय आशय इसका तत्व नहीं है, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इंटेंशन, ये नहीं, ये क्या पूछा है, नहीं है, तो ये है मानव है, मेंस रिया और एक्टस रिया, इंटेंशन नहीं होगा, आशय नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता का समुद्री क्षेत्राधिकार, ये पहले चैप्टर की बात करता है, किससे, पहले चैप्टर की बात करता है। पहले चैप्टर जो आईपीसी का प्रारंभिक की आप पढ़ेंगे 1 से 5 वाला, जो 1 से 5 सेक्शन तक है। फर्स्ट चैप्टर आईपीसी का क्या है, जो फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ेंगे उस फर्स्ट चैप्टर में सेक्शन 1 से लेके 5 तक की बात की गई है, जिसमें 2, 3 और 4 ये बात करता है टेरिटोरियल नेक्सस की, ठीक है, किसकी बात करता है, सीमाओं की बात करता है क्षेत्राधिकार की। और 5वां जो सेक्शन है वो कहता है कुछ संरक्षण की बात करता है कि विधियां कहाँ लागू होंगी, किन पर नहीं लागू होंगी। और जो धारा 1 है वो तो शॉर्ट टाइटल वगैरह जो होता है ना, नाम वगैरह, इसकी बात करता है। तो इसमें जो है आंसर आपका ये है, क्या है, 12 समुद्री मील है आंसर। लेकिन मैं आपको बताता हूं क्यों है। जब शुरुआत में देशों में, क्योंकि देखिए आईपीसी कब की है, आईपीसी 1860 की, आपको मालूम है ना, आपको लगता है क्या कि 1860 में 12 नॉटिकल माइल रही होगी, 12 समुद्री सीमा जिसको नॉटिकल मील कहते हैं हम लोग, वो रही होगी, नहीं रही होगी, उस समय नहीं था। लेकिन उस समय क्या नियम था, उस समय शुरुआत में कहा गया कि 3 माइल यानी 3 मील जो है तय की जाए, 3 समुद्री मील सबकी देशों की सीमाएं तय कर दी गई। यानी कहां तक प्रभाव होगा, आपको मैं एक बात और समझाता हूं, बड़ा सरल भाषा में है। ये होता क्या है, समुद्री सीमा क्या होता है। मान लीजिए जैसे आपने भारत का नीचे का हिस्सा देखा हुआ, ऐसा नीचे का हिस्सा है, ठीक है, आपने देखा होगा भारत का, यहाँ हिंद महासागर है नीचे, यानी कि समुद्र जहां से भारत की सीमा बॉर्डर समाप्त होता है, यहां से 12 नॉटिकल मील जहां तक होगा, जहां तक 12 नॉटिकल मील समुद्र में होगा, वहां तक की सीमा समुद्री सीमा कहलाएगी। उसके बाद का अगर समुद्र आगे का है तो वो क्या कहलाएगा, वो खुला समुद्र कहलाएगा, ओपन सी कहलाएगा, ठीक है, वो किसी देश की सीमा नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो 12 नॉटिकल मील है। और दूसरा क्या है कि पहले 3 नॉटिकल मील था, बाद में उसको 12 नॉटिकल मील किया गया, वो इस आधार पर कि शुरुआत में नियम था 3 मील का, इसलिए कि तोप का जो गोला होता है अगर उसको फायर करते हैं, उसको छोड़ते हैं, तो वो 3 नॉटिकल मील यानी वहां तक गिरता था। तो ये माना गया कि भाई 3 नॉटिकल मील सबका रख दिया जाए, क्योंकि अगर कोई किसी की सीमा में दुश्मन घुसता है तो वो अपने कहां से करेगा, आखिरी जो उसकी बाउंड्री है देश की, वहीं से तो फायर करेगा अगर उसको लगता है कि दुश्मन है। तो कितना, 3 नॉटिकल मील काफी है, क्योंकि वहीं तक तोप का गोला जाएगा, अगर वो उसके बाहर है तो बच जाएगा। तो इसलिए नियम उस समय तय किया गया, ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे तोप की रेंज बढ़ने लगी, जब रेंज बढ़ी तो लोगों ने क्लेम किया, देशों ने, कि भाई हमारा बढ़ाइए, हमारा बढ़ाइए। तो अब जो है 12 नॉटिकल मील तय कर दिया गया। तो आईपीसी में 12 नॉटिकल मील समुद्री सीमा की बात कही गई है क्षेत्राधिकार में, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है, ये पॉलिटी का है। मूल विधि का वो 2 क्वेश्चन थे, ये पॉलिटी का है। क्या लिखा, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो आप लोग को सबको मालूम है कि राष्ट्रपति को जो वोट करते हैं वो कौन कौन करते हैं, है ना।
तो जो कौन जितने भी सदस्य चुन के, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है, तो जो अप्रत्यक्ष चुनाव होगा उसमें जो है जो हम चुनते हैं विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद, ये ऐसे लोग कौन हैं, ये लोग वोट करते हैं, ठीक है। उनके वोट का एक प्रतिशत होता है। प्रतिशत कैसे होता है, तो जैसे मान लीजिए कोई विधानसभा है, किसी राज्य का कोई विधायक है, तो वो विधायक का वोट कैसे काउंट होगा, क्योंकि भाई इनडायरेक्ट तरीके से हम अपने किसको सुन रहे हैं, राष्ट्राध्यक्ष सुन रहे हैं, राष्ट्रपति हमारा राष्ट्राध्यक्ष होता है, ठीक है। तो कैसे होता है, इसके एक एग्जाम्पल समझ लो। जैसे मान लीजिए ये आंसर तो आपका यही है, आपको सीधे सीधे बता दे रहा हूं, लेकिन मैं क्या है, एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से चुना जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या है ये, इसमें क्या होता है कि जैसे किसी राज्य की जो टोटल जनसंख्या होती है, क्या होती है, जो टोटल जनसंख्या होती है उसकी, उसको जोड़, उससे उसको क्या करते हैं, उसको टोटल जनसंख्या और उसके बाद जो है उसकी विधानसभा की सीटें, ठीक है, और फिर गुणे 1000 ये होता है, ठीक है। तो ऐसे 1000 से उसको भाग देते हैं। जब आप भाग देंगे तो जो टोटल जो अंक निकल के आएगा वो एक विधायक की वैल्यू होगी, ठीक है। क्या होती है वो, एक जो आपका कोई विधायक होगा, एमएलए जिसको आप कहते हैं, उसके मत की जो वैल्यू होती है वो होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय वोट। ये क्या होता है कि ना, जब जैसे ज्यादा प्रत्याशी, पहले क्या होता था कि पहले ये अनुमोदन वाला नहीं था कि आपको इतने सांसद या विधायक आपका समर्थन करें तब आप राष्ट्रपति के लिए खड़े हो सकते हैं, पहले ये नियम नहीं था। तो ये नियम ना होने के कारण से कई लोग खड़े हो जाते थे, तो जब कई लोग खड़े हुए तो ये नियम बनाया गया, पहली बात। उसके पहले जो था, तो ये एकल संक्रमणीय वोट का सिस्टम क्या हुआ कि जो लोग वोट करते हैं, ये लोग मान लीजिए 3 प्रत्याशी है, अब 3 प्रत्याशी में तो तीनों नहीं जीत सकते, तो या तो डायरेक्ट वाला कर दीजिए, जिसको ज्यादा मिल गया तुरंत वो सीधे जीत जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, तो क्या होता है, मत ट्रांसफर होते हैं, 1 प्रत्याशी, 2 प्रत्याशी, 3 प्रत्याशी, ठीक है। तो अभी क्या है कि अगर मान लीजिए इनको वो मत मिल गए बराबर के हैं, तो क्या होगा, इनके वाले मत को भी डिवाइड कर दिया जाएगा दोनों में, ठीक है, ऐसे करके। और फिर ये से क्या नाम है, इसकी एक पूरी प्रोसेस है, वो प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे वोटिंग होती है और क्या क्या इसके लिए होते हैं। राष्ट्रपति की वोटिंग का भी एक बड़ा सिस्टम है, ठीक है, वो एक 20-25 मिनट का लेक्चर बनेगा, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक। ये क्योंकि ये लेक्चर बड़ा छोटा करना था हमको, एक ही हो गया, ठीक है इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है, ये भी आईपीसी का मूल विधि का आपका, यूपीएसआई में आप देखेंगे, यूपीएसआई में ये भी आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन इस प्रकार के भी बनते हैं, ये बड़े टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं और हम लोग सामान्यतः गलत कर देते हैं। क्या लिखा है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार, आईपीसी के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा, सही पूछा है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ये गड़बड़ जरूर करते हैं, सही नहीं है, सही है, इसमें कंफ्यूजन होकर के गलत हो जाता है कई बार, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से करिएगा। तो यहाँ पर दो कंसेप्ट लिखे हैं, इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद हमको आंसर देना है। लिखा है ए यानी एक व्यक्ति एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है, कितनी बार मारता है, उस छड़ी से 50 बार मारता है। यदि ये 2 स्टेटमेंट हैं, ठीक है। यदि एक प्रहार के लिए 1 वर्ष की सजा है तो ए को सजा के रूप में 50 वर्ष का कारावास होगा, पहला स्टेटमेंट है ये। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, कहता है जब ए जेड को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता है, यानी ए जो है जब वो जेड को मार रहा था तो वाई नाम का आदमी बीच बचाव के लिए आया। ए जानबूझकर, कौन जो मार रहा था, ए जेड को मार रहा था, अब ए ने जानबूझकर वाई को भी मारता है, क्या करता है, वाई को भी मारने लगता है या मारता है। ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए, एक सजा के लिए, क्या एक सजा के लिए, और वाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। दोनों बातें हो गई, ये 2 स्टेटमेंट हो गए। तो अब इसमें यह देखना है कि इसमें सही कौन सा है। तो ये तो पूर्णतः गलत है, क्यों, भारतीय दंड संहिता की धारा 71 जो है, ठीक है, कौन सी धारा 71, ये तीसरे चैप्टर में आईपीसी के, ठीक है। धारा 71 कहती है आईपीसी की कि जो है आप 1 मारिए चोट या आप 50 मारिए, आपको सेम सजा है, ठीक है, ठीक। वो बात अलग है कि इंजरी आगे हो जाए फिर ग्रेवियस हर्ट हो जाए, ये अलग विषय है, वो 319 325 वाला आगे आप आईपीसी में पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा अभी, वो भी समझ में आएगा, ठीक है। तो सेक्शन 71 कहता है कि आप 1 चोट मारिए, 1 बार मारिए छड़ी से या 50 बार छड़ी से मारिए, आपको सजा 1 वर्ष की मिलेगी, कितने की, 1 साल की, ठीक है, जैसा यहाँ लिखा भी 1 वर्ष की सजा, ठीक। तो इसका मतलब ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया।
दूसरा कहता है जब ए जेड को मार रहा था, ये पूरी बात आपने समझ ली है, तो इसमें ये वाला सही है, ये वाला गलत है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, क्योंकि पूछा क्या था, सही होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, अब देखिए ये भी एक एक्ट है। क्या है? ये भी एक एक्ट है। लिखा है भूमि अधिग्रहण अधिनियम। अधिनियम जो है भूमि अधिग्रहण, देखिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम किससे संबंधित है? तो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना 2013 के अनुसार सरकार निम्नलिखित के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती है। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट है, बताना है कि किस किस के लिए कर सकती है। तो देखिए अब ध्यान से इसको देखेंगे समझ में आएगा। सामरिक परियोजना के लिए, सामरिक परियोजना में किसी प्रकार का स्मारक बनाना है, स्मारक समझते हैं ना आप लोग, तो किसी स्मारक को बनाने के लिए ले सकती हैं। दूसरा, परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए परियोजनाएं। ठीक है, कोई परियोजना हुई, उसमें किसी की ज़मीन चली गई, तो उसको पुनर्वास करने के लिए कहीं और ज़मीन अधिग्रहण करके सरकार कर सकती है, क्योंकि पुनर्वास की बात भी इसमें की गई है, पुनर्स्थापना की बात भी की गई है इसलिए। ठीक है, तो ये भी सही है स्टेटमेंट। आगे कहता है सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं के लिए जहां भूमि का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा, तो ये भी हो सकता है सार्वजनिक निजी। जैसे आप लोग को मालूम होगा कि बिजली के जो वो लगते हैं, पावर प्लांट लगते हैं, उसमें ऐसा होता है, वो प्राइवेट कंपनियां लगाती हैं लेकिन ज़मीन सरकार देती है, लेकिन ज़मीन का मालिकाना हक किसके पास होता है? सरकार के ही पास बना रहता है। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए बी। ठीक है, सेकंड होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में बाल अधिकारों को संरक्षण, उन्नयन और हिफाजत करने के लिए, किसके लिए? बाल अधिकारों। आपको मालूम होगा भारत में अभी कुछ समय पहले, कई साल पहले, सॉरी, लिखा है कि बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए कुछ समय पहले भारत में एक जो है कैलाश सत्यार्थी को मिला था अवार्ड। वो कौन सा अवार्ड था? वो नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण, उन्नयन और हिफाजत करने के लिए वर्ष 2007 में, किसमें? वर्ष 2007 में जो है एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना हुई? क्या बताना है आपको? तो ये देखिए, भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण एक एक्ट था, अधिनियम था। वो अधिनियम कब का था? तो वो अधिनियम 2005 का था। कब का था? 2005 का था अधिनियम वो। और उसके तहत 2007 में एक क्या बना? उसमें 2007 में बना एक निकाय, यानी कि क्या निकाय था? उसका नाम क्या था? निकाय का नाम था, एक आयोग बना। वो आयोग है राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग। अभी आप समझ सकते हैं, यहाँ पर कुछ लोग बाल संरक्षण समिति को ही बोल देते हैं, ये भी बोल देते हैं, ये नहीं है। ठीक है, आयोग की बात कर रहा है। ये आयोग इसी अधिनियम के तहत बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक से ध्यान से, आयोग की बात है। ठीक, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है राज्य में, ये भी जो है पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये भी क्वेश्चन बन जाता है, अक्सर आता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आया भी है। तो कहता है राज्य में जो है, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, जिला न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? सीधी सी बात है कि संविधान जो कहता है, मैं संविधान की बात बताता हूं। संविधान कहता है आर्टिकल 233, इसमें बात की गई है जिला न्यायाधीशों की बात है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता तो राज्यपाल है, लेकिन किससे करता है? राज्यपाल करता है। और वो जो जहां का मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, यूपी है, उत्तर प्रदेश के किसी जिले में कोई जिला जज की नियुक्ति होनी है, तो उसकी नियुक्ति के लिए राज्यपाल, आंसर तो आपका ये है। ठीक है, राज्यपाल होगा। राज्यपाल के द्वारा, उन्हें राज्यपाल की उससे सहमति से होगा, लेकिन परामर्श कौन करता है उसके लिए? उसको परामर्श करता है जो राज्य का, या यूपी है तो यूपी का जो हाई कोर्ट होगा उसका चीफ जस्टिस, वो परामर्श करता है राज्यपाल को, और राज्यपाल नियुक्ति करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने के क्रम में लगाना। देखिए कितना ये कोई अब ये कोई पढ़ेगा क्या? हमको बताइए, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आएगा तो बच्चा कितना रट्टा मारेगा? नहीं मार सकता। जो लॉ पढ़ा होगा वो तो बता देगा, बाकी नहीं बता सकते हैं। लॉ पढ़े हुए में भी आधे लोग नहीं बता पाते हैं। देखिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है, ये कब का है? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का है, 1993 का। अभी सूचना का अधिकार अधिनियम, आप इसको आरटीआई कहते हैं, ठीक है, ये कब का है? तो आपको पता है 2005 का है, ठीक है, 2005 का।
दहेज प्रतिषेध अधिनियम, डावरी प्रोविजन एक्ट, ये कब का है? 1961 का है। कब का है? 1961 का है, 1961 का है। इसके बाद बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये कब का है? ये 2010 का है। ठीक है, अब आप समझ ही गए होंगे कौन सा सबसे पहले आया, तो सी सबसे पहले आया, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। उसके बाद 1993, तो सी और ए, फिर उसके बाद 2005 सूचना का अधिकार। ठीक है, तो क्या होगा? सी, ए, बी और डी, ये आंसर होगा। तो कहाँ है? सी, ए, बी, डी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये, क्योंकि ये सन है, ये भी याद रखने पड़ते हैं अधिनियम का। हालांकि मैं मूल विधि पढ़ाऊंगा एक इतने आसानी से आपको रटा सकता हूं मैं दावा करता हूं कि आईपीसी आपको बिल्कुल कोई मूल विधि क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। एक एक चीज बता सकता हूं। यहां पर आकर इतना कठिन क्वेश्चन भी आता है ना कि किस सीआरपीसी की किस धारा के तहत जो है पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, कब चेकिंग कर सकती है, कब नाम ना बताने पर चेकिंग कर सकती है। एक एक सेक्शन को ऐसा बता सकता हूं, कौन से एविडेंस की कौन सी धारा जिसके तहत पुलिस के समक्ष दी गई गवाही कोर्ट में मान्य नहीं है। इस सारी चीजों को मैं आपको बता सकता हूं और बहुत अच्छे से रटाऊंगा, आप उसके लिए टेंशन मत रहिएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया, इतने क्वेश्चन है हम लोग के आज। ठीक, अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।